अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में पहली बार एक कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनों से बिछड़कर अनजान हाथों में पहुँच जाती है। उसके साथ क्या हुआ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को पुश करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में मैंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी थी। रात के 11 बज रहे थे और अभी से इतना सन्नाटा छा गया था। मैं अकेले ही अपने स्नूकर क्लब पर था और सामान समेट रहा था। बिजली चमक रही थी और दूर से कुत्ते भौंकने की और मेंढकों के टर टर करने की आवाज़ें माहौल को और भयानक बना रही थी। आम तौर पर इस वक्त काफ़ी रौनक रहती है। बारिश भी तेज़ कभी हल्की हो रही थी। फिर हमारे यहाँ 2 बूंदें पड़ते ही लाइट जाने का रिवाज है। आम तौर पर जब मैं क्लब बंद करता हूँ तो लड़के मेरे साथ मदद करते हैं और लाइटें वगैरह बंद करवा कर ही जाते हैं। लेकिन आज की बारिश की वजह से सभी गायब हो गए। ये इलाका वैसे भी शहर से हटकर नया नया आबाद हुआ था। आबादी कम थी और कई प्लाट अभी खाली पड़े थे। मैं भी कराची में अकेला ही रहता हूँ। मेरी माँ के सिवा कोई भी नहीं और वो भी हैदराबाद छोड़कर आने पर तैयार नहीं। इसलिए मैं कराची में अकेला ही रहता हूँ और माँ को ख़र्चा भेज देता हूँ। होटल से खाना मंगवा कर क्लब पर रख लेता हूँ और रात 2-2:30 बजे घर जाकर ही खाता हूँ। मैं जल्दी सामान समेट रहा था ताकि घर जल्द चला जाऊं। बाहर का गेट मैंने बंद नहीं किया था। अचानक ही गेट से किसी के टकराने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो एक बुरखे में थी, बारिश में पूरी तरह गीली हो चुकी थी। लड़की घबराई हुई तेज़ कदमों से चलती हुई मेरे क्लब में दाखिल हो गई। ए मैडम, क्या हुआ? सब जा चुके हैं, मैंने पीछे से आवाज़ दी। किसको देखने आई हैं आप? वो लड़की के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो रोने लगी। आप किसको देखने आई हैं? मैंने धीमे लहजे में करीब जाकर पूछा, क्योंकि अक्सर लड़कों की माँ बहनें अपने भाई बेटों को देखने पूछने आ जाती थी। नहीं, वो मैं लड़की मुसलसल पीछे देखे जा रही थी और खासी घबराई हुई थी। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, लड़की ने रोते हुए कहा। मुझे कहीं छुपा लें प्लीज़। कौन लगा हुआ है आपके पीछे? मैंने क्लब से बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए कहा। बाहर तो कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं वापस अंदर आया। आपका घर कहाँ है? कहाँ से आई हैं आप? मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब मैंने बगौर इसका चेहरा देखा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, काजल फैला हुआ था। वो बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा सब कुछ उजड़ गया है। वो फूट कर रोने लगी। मुझे एक रात की पनाह दे दें प्लीज़। आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा, आप पानी पी लें। मैंने कूलर से पानी निकाल कर दिया। वो कांपते हाथों से पानी पीने लगी। मैंने फिर बाहर निकलकर देखा। दूर दूर तक सन्नाटा था। बाहर तो कोई नहीं है। मैंने वापस आते हुए कहा, कौन लोग आपका पीछा कर रहे हैं? वो खामोश रही। फिर मैंने कहा, कोई मोबाइल नंबर वगैरह हो आपके भाई का या किसी रिश्तेदार का, किसी को बुलवाना है तो बताएं। रात बहुत हो चुकी है, मुझे भी जाना है। मैंने आपसे कहा ना मेरा कोई नहीं है। उसने झुंझला कर कहा, आप मुझे सुबह तक यहाँ रहने दें, मैं सुबह चली जाऊँगी। लेकिन मैं आपको सुबह तक कहाँ रखूँ? मुझे सुबह तक यहीं बैठा रहने दें। लड़की ने कहा, मैं सुबह चली जाऊंगी। मैं आपको सुबह तक यहाँ बैठा रहने दूँ? मैंने हैरत से कहा, जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं वो आएँ ना आएँ, और भी बहुत से लोग हैं जो आपकी बोटियाँ सुबह तक नोच लेंगे। नोचने दें, मुझे परवाह नहीं। उसने आंसू साफ करते हुए कहा, कोई मार दे मुझे मर जाऊंगी। मैं भाग कर थक चुकी हूँ। बस मुझे यहाँ बैठा रहने दें।
वो ढीठ बन के बैठी रही। दाल में कुछ काला है। मैंने शक भरी निगाह से इसकी तरफ देखा। नोचने से डर नहीं लगता, कोई मार दे डर नहीं लगता, फिर भाग क्यों रही थी? मर जाती। हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो रही थी। भाग इसलिए रही थी कि जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं उनके हाथों मरना नहीं चाहती और ना ही उनसे डर कर खुदकुशी करूँगी। ज़िंदा रहना चाहती हूँ अपने दुश्मन के सामने, उसकी आंखों में आंखें डालकर, सर उठाकर। और कोई मार दे मुझे परवाह नहीं। देखें मैडम, जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं वो मारें या कोई काला चोर आकर आपको मार दे, मुझे भी परवाह नहीं। लेकिन मेरी इस जगह पर नहीं। इस जगह पर मरने पर मुझे एतराज़ है। मेरा कारोबार तो तबाह होगा ही, मैं भी सुबह थाने में होऊंगा और मुझे इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिनके जवाब मुझे मालूम नहीं। मैं रुका, सांस ली, फिर कहा, इसलिए मेहरबानी करके आप यहाँ से जाएं। मैंने हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। प्लीज़ जाएं। इसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर वो अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे घूरती रही, फिर उठकर चल दी। हेलो मैडम, मैंने आवाज़ दी। आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? इस वीराने में अकेला छोड़ तो रहे हैं आप। वो हंसी। हमदर्दी का शुक्रिया। वो फिर चल दी। आप समझ नहीं रही हैं, मैंने पीछे से आवाज़ दी। मैं आपको यहाँ रुकने नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। वो पलटी। मैं समझ गई, आप परेशान नहीं हो, ओके। वो फिर पलटी और चल दी। आप समझ नहीं रही हैं, मेरी मजबूरी। आपका नाम, एड्रेस कुछ तो। वो चलती चली गई। मैं कुछ देर गुमसुम खड़ा रहा, फिर हाथ में पकड़ा सामान स्नोकर पर रखकर बाहर निकला। वो जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने कदम आगे बढ़ाए, उसके करीब गया। आप जाएंगी कहाँ? कहीं भी, उसने चलते चलते जवाब दिया। आपको इससे क्या गर्ज? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कर तो दी आपने मदद। सुबह से प्यासी थी, पानी पिलाया। इसकी आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा रही थी। आप सुबह से प्यासी थीं? मैंने चलते हुए कहा। फिर तो आपने खाना भी नहीं खाया होगा। मेरे पास स्नोकर पर खाना रखा है, आप कहें तो मैं आपको। नहीं शुक्रिया, अब तुम जाओ। खाना तो खाकर जाएं। वो रुक गई, गुस्से से बोली, क्यों? तुम्हारे बाप की शादी में आई थी जो खाने के लिए रोक रहे हो? मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी समझ काम नहीं कर रही थी। मैं क्या करूं? मैं आपको इस हाल में छोड़ भी तो नहीं सकता। आप मुझे इस हाल में छोड़ चुके हैं, उसने रुककर गुस्से से कहा। और अब आप मेहरबानी करके इधर से वापस लौट जाएं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे पीछे मत आना वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर बोली, तुम लड़के किसी खूबसूरत लड़की का साथ तो चाहते हो, लेकिन उसके साथ कोई ख़तरा हो तो छोड़कर भाग जाते हो। बड़े आए हमदर्द दवाखाना। वो जाने लगी। मैं खड़ा रहा। अगर मैं आपको एक रात की पनाह दे दूं तो? मैंने पीछे से कहा, सिर्फ एक रात की। वो रुकी, फिर पलटी, मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी नीयत में कोई खोट तो नहीं आया? मेरा मतलब है, लो कर लो बात। मैंने सर पर हाथ मारकर कहा और पलटकर वापस चल दिया। मैंने पलटकर नहीं देखा। चंद कदम चला था, पीछे से आवाज़ आई, आप थोड़ा धीरे चलेंगे, मेरी चप्पल टूट गई है। मैं खामोशी से चलता रहा। वो मेरे पीछे आ गई। स्नोकर क्लब पहुंचकर मैंने लाइटें वगैरह बंद की। वो खामोशी से खड़ी देखती रही। इस सब से फारिग होकर मैंने कहा, एक मुश्किल है। वो क्या? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। वो हंसी, ये तो अच्छी बात है। फिर झेंप कर बोली, मेरा मतलब है कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा, मैं सुबह खामोशी से चली जाऊँगी। मैंने गर्दन हिलाई। घर के गेट पर पहुंचकर मैंने लॉक खोला, उसे अंदर जाने का इशारा किया। फिर आसपास नज़र मारकर ख़ुद भी अंदर दाखिल हो गया। घर आकर मुझे याद आया मैं अपना खाना क्लब में ही भूल आया हूँ। मैं जल्दी में खाना भूल आया हूँ।
मैंने कहा, स्नोकर पर रखा है, लेकर आता हूँ, तुम गेट अंदर से बंद कर लो। मैं स्नोकर से खाना उठाकर क्लब से बाहर निकल रहा था तो वाइट कार में कुछ लोग मशकूक अंदाज में मुझे घूर रहे थे। तुमने इधर किसी लड़की को तो नहीं देखा? उनमें से एक ने कहा। दूसरा बोला, पागल है, घर से भागकर आइए, काले बुरखे में है। नहीं, मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया और इन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। मैं वापस घर आ गया। वो अभी तक बुरखा ओढ़े बैठी थी। आप चाहें तो बुरखा उतार दें और खाना खा लें, मैंने खाना आगे बढ़ाते हुए कहा। कुछ लोग कार में अभी एक लड़की को ढूंढ रहे थे। कह रहे थे, पागल है, भागकर आइए। पागल वो खुद हो गए हैं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो खड़ी हो गई। वो घबरा गई थी और मुंह से बद्दुआएं निकाल रही थी। मेरी बद्दुआएं उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे दरबदर कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी आप बैठ जाएं, मैंने कहा। आप मेरे घर में महफूज हैं। वो लोग चले गए हैं। आप खाना खाएं, फिर बात करते हैं। हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया। वो वाकई बहुत भूखी लग रही थी। इसके बाद मैंने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप चाहें तो इस कमरे में जाकर सो सकती हैं। वो बुर्खा उठाकर चल दी। मैं टीवी खोलकर बैठ गया, लेकिन उसके बारे में ही सोचता रहा। मैं उसकी तरफ से होशियार था। वो थोड़ी देर बाद वापस आई, खामोशी से बैठ गई। मैं भी खामोश रहा। फिर कुछ देर बाद बोली, आप कुछ पूछेंगे नहीं? अगर आप बताना चाहें तो बता दें, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। और मैं चाय बना लेता हूँ, मेरा ख्याल ठंड ज़्यादा हो रही है। मैं उठकर किचन की तरफ चला। वो मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं बनाऊँ चाय? नहीं, मैं बना लूँगा, मैंने कहा। तुम अपनी परेशानी बताओ, ये सब क्या है और ये लोग कौन हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सब बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज़रताज है। फिर वो कुछ देर खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोली, सिंध के एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है। चंद साल पहले हम लोग कराची आ गए थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरी माँ एक तेज़ो तरार किस्म की औरत थी, इसलिए उसकी मेरे दादा दादी से कभी नहीं बनी। मेरी माँ का कहना था कि इन लोगों ने अपने बिगड़े और आवारा बेटे से मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ का कहना किसी हद तक दुरुस्त था। मेरा बाप एक निकम्मा और कामचोर इंसान था। वो नशा भी करता और बात बेबात मेरी माँ को मारता भी। मेरा बाप मारपीट करके बाहर चला जाता और फिर मेरी माँ और दादी की खूब लड़ाई होती। इस तरह एक दिन हमारे दादा ने हम लोगों को अलग कर दिया। अब्बा का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बनता था देकर फारिग कर दिया। इस तरह अब्बा की फैमिली से हमारा नाता टूट गया। अब्बा के हाथ पैसे आते ही हमारे घर लड़ाई का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब्बा इस पैसे से कोई काम शुरू करना चाहते थे और अम्मा का कहना था कि ये सब पैसे जुए शराब में ख़त्म करके भीख मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ के दूर पर एक रिश्तेदार कराची में रहते थे, इसलिए मेरी माँ भी अपनी तकदीर बदलने कराची शिफ्ट होना चाहती थी। मैंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। कराची के बड़े किस्से सुनती थी। अब मुझे कराची जाने का सपना सच होता नज़र आ रहा था। इसलिए इस लड़ाई में मैं अम्मा के साथ शामिल हो गई। 1 और 1 11। अब्बा को हार माननी पड़ी। हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। अम्मा के वो रिश्तेदार जिनके अम्मा कसीदे पढ़ा करती थी बेरुखी से मिले। अम्मा की सोच कि इन पैसों से कराची जाकर कोई छोटा मोटा मकान ख़रीद लेंगे इस वक्त ख़त्म हुई जब शहर की एक कच्ची आबादी में एक किराए का मकान लेना पड़ा। इसमें से आधी रकम एडवांस में ही चली गई। खैर, हम अपने टूटे फूटे सामान के साथ इस छोटे से मकान में शिफ्ट हो गए। अब्बा रोज़ सुबह काम की तलाश में निकलते। काम तो नहीं मिलता, अब्बा के मतलब के दोस्त ज़रूर मिल जाते। रोज़ रात को अब्बा के आने के बाद
लड़ाई होती। वो दोनों एक दूसरे को हालात का जिम्मेदार ठहराते। मैं इन सब बातों की आदी हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा भी काम की तलाश के लिए घर से निकलने लगी और जल्द ही अम्मा को बंगलों में सफाई सुथराई का काम मिल गया। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। जल्द ही आस पड़ोस की लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई। अम्मा के निकलते ही मैं भी ताला डालकर निकल जाती। पड़ोस में एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। मैं सारा दिन मोहल्ले में इधर उधर आने जाने लगी। इसी मोहल्ले में एक तलाक याफ्ता औरत यास्मीन रहती थी। मैं ज़्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारती। वो किसी ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। वो अच्छी खासी आज़ाद ख़याल थी। उसके घर में हर चीज़ थी। मैं सारा दिन उसके घर में टीवी देखती। एक दिन उसने मुझसे कहा, ज़रताई तुम भी ब्यूटिशियन का काम सीख लो। काम करना, पैसे मिलेंगे, इससे अच्छे अच्छे कपड़े बनाना और अपने शौक़ पूरे करना। बात मेरी समझ में आ गई। एक दिन मौका देखकर अम्मा से कहा कि मैं भी काम करना चाहती हूँ। अम्मा ने सख्ती से मना किया। कहा, तेरा बेगैरत बाप ऐसे मामलों में बड़ा गैरतमंद बनता है, वो कभी नहीं मानेगा, काट के रख देगा तुझे। और यास्मीन के घर जाने को भी सख्ती से मना किया। मैं फिर भी ना मानी और अम्मा के निकलते ही मैं भी यास्मीन के साथ निकल जाती। मैं होशियार थी। बहुत जल्द मैंने काम सीख लिया। एक दिन हस्बे मामूल मैं ताला डाल कर निकल गई और खिलाफ तवक्का अब्बा आ गए। रात को अब्बा अम्मा की फिर लड़ाई हुई। अब्बा ने मुझे मारा, माँ ने गालियाँ बकीं। मैं फिर भी ना मानी और ढीठ बन गई और दूसरी सुबह फिर निकल गई। मैं खूबसूरत थी। बाहर निकलती तो एहसास होता बहुत खूबसूरत हूँ। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल कर लिया था। बहुत जल्द मेरा नाम हो गया। लोग फरमाइश करने लगे कि दुल्हन ज़रताई से ही तैयार करवानी है। बहुत जल्द पार्लर से मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे। मेरी खुदसरी और पैसा देखकर अब्बा और अम्मा ने खामोशी लाद ली। एक दिन यास्मीन ने मुझे बताया कि एक लड़का मुझ पर मरने लगा है। मैं हंसी और कहा, एक क्या, मुझ पर कई मरते हैं, मैं हूँ ही ऐसी। वैसे तुम किसकी बात कर रही हो? वो है ना केबिल जो चलाता है, अजमल नाम है, उसे सब अज्जू अज्जू कहते हैं। वो मुझसे कह रहा था, यास्मीन भाभी मेरी इस लड़की से बात करवा दो, मैं इसे पसंद करता हूँ। वो जो काला सा है, मैंने चौंक कर कहा। अज्जू, वो तो सुना है 2-3 बार पकड़ा भी गया है, चोर डाकू लगता है। हर वक्त उसके साथ छछोरे लड़के होते हैं। चोर डाकू तो नहीं है, यास्मीन ने कहा, लड़ाका बहुत है, सब डरते हैं उससे, बात बेबात उलझ पड़ता है लोगों से। 2-3 मरतबा पुलिस उठाकर ले जा चुकी है, फ़ौरन छूट कर आ जाता है। बात है उसकी इलाके में। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से। मैंने कहा, मन्नूस को मुझ पर मरने की क्या ज़रूरत थी? अपने लेवल की कोई काली पीली लड़की देख लेता। अब मैं अक्सर अज्जू को रास्ते में देखती। वो कभी ब्यूटी पार्लर के पास मंडलाता नज़र आता तो कभी किसी ठेले पर खड़ा। इसने कभी मुझसे कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना बात करने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी इस मन्नूस की तरफ नज़र उड़ जाती। एक बार अब्बा को पुलिस ने पकड़ लिया। अब्बा की जेब से चर्स मिली थी। अम्मा और मैं बहुत परेशान हो रहे थे। ये अज्जू ही अब्बा को थाने से छुड़वा कर लाया था। उसके बाद वो अक्सर अब्बा के साथ नज़र आता। अब्बा भी आजकल बहुत खुश थे। शायद नशा उन्हें मुनासिब मिकदार में मिल रहा था। उन ही दिनों में एक अमीर औरत मिसेस मलिक पार्लर पर काम करवाने आती थी। वो अपने ड्राइवर के साथ आती थी। इनका ड्राइवर एक खुशशक्ल हैंडसम पठान लड़का था। वो मुझे पहले ही नज़र में अच्छा लगा। वो संजीदगी और मासूमियत के साथ बाहर अपनी मिसेस मलिक का इंतज़ार करता। मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से पर्दा हटाकर शीशे से बाहर उसको देखती। पता नहीं क्यों दिल खींचता था उसकी तरफ। दिल चाहता था वो अंदर आए या मैं बाहर जाकर उससे बात करूं। वो कौन था, कहाँ रहता था, बस उसके बारे में जानने की एक दिल में तमन्ना थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता। एक दिन मैंने उस औरत के चेहरे का मसाज करते हुए कहा, मैम ये आपका ड्राइवर है? मिसेस मलिक ने ज़रा सा चेहरा पीछे करके अजीब सी नज़रों से मुझे घूरा।
तो मेरा मतलब है, मैं घबरा गई। ये सारा दिन आपके साथ रहता है, तुम हर एक से ऐसे ही फजूल सवाल करती हो, मिसेस मलिक बोली। सॉरी मैम, मैंने झेंप कर कहा, काम करते हुए बात करने की आदत है। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम है मेरा ड्राइवर हैंडसम है, मिसेस मलिक बोली। तुम अपने काम पर ध्यान दो और बहुत सारे पैसे बनाओ। ऐसे 8-10 रख लेना, हाथ बांधे खड़े रहेंगे। वो उठ कर खड़ी होकर बोली। शौहर ऐसे हाथ बांधकर खड़ा नहीं होता। फिर मिसेस मलिक ने अपना पर्स खोला, उसमें से 1000 का नोट निकाल कर दिया। ये तुम रख लो, तुम अच्छा काम करती हो। वो चली, फिर कुछ सोच कर पलटी और बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? क्यों मैम? मैंने पूछा, नंबर क्यों? मेरी एक भतीजी है, माजूर है, चल नहीं सकती। तुम उसके बालों की कटिंग वगैरह कर देना, मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। जी मैम, मैंने खुश होकर कहा। मैं आ सकती हूँ? आप घर का एड्रेस? तुम सिर्फ अपना नंबर दो, मिसेस मलिक ने मेरी बात काट कर कहा। बाकी मैं बताऊंगी कब आना है, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। ड्राइवर का सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल आगे कर दिया। अरे मोबाइल नहीं, नंबर दो, पागल लड़की, उसने हंसकर कहा। अपने मोबाइल में नंबर सेव करके वो चल दी। गेट पर रुककर मुड़ी, फिर मायने खैर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इसी हैंडसम ड्राइवर को भेजूंगी। वो मुस्कुराती हुई चली गई। अब मैं बड़ी बेचैनी से मिसेस मलिक के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। कई दिन गुजरने के बाद भी उनका फ़ोन नहीं आया और ना ही वो खुद आई। यास्मीन से मैंने अपनी इस बेचैनी का जिक्र किया तो वो मुस्कुरा दी। अरे तू खूबसूरत है, यास्मीन ने कहा। तू पीछे मत लग, ऐसे कितने ही हैंडसम खुद तेरे आगे पीछे लगे होंगे, लेकिन मेरी आंखों में हर वक्त वो ही समाया रहता था। फिर एक दिन मिसेस मलिक का फ़ोन आ गया। हेलो ज़रताज बात कर रही हो? मिसेस मलिक ने कहा। मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ। जी मैम, मैंने धड़कते दिल के साथ कहा। मैं नंबर पहचान गई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मिसेस मलिक बोली। अगर आज शाम तुम्हारे पास टाइम है तो आ जाओ, मैं ड्राइवर भेज दूँ अगर तुम कहो। जी मैम, मैं शाम में फ़ारिग हूँ, मैंने जल्दी से कहा। आप भेज दीजिएगा। ठीक है, 5 बजे भेज दूँ? जी मैम ठीक है, आप 5 बजे पार्लर भेज दें, मैं तैयार मिलूँगी। ठीक है, 5 बजे, कहकर मिसेस मलिक ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होते ही मैंने खुशी का नारा लगाया। फिर मैंने शीशे में अपना जायज़ा लिया। खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। मैं अभी तक पार्लर के लिए नहीं निकली थी। कौन से कपड़े पहनूँ? कोई ढंग के कपड़े भी तो नहीं हैं। यास्मीन से लाती हूँ। यास्मीन ने मेरे बाल सेट किए, अच्छे से कपड़े दिए। बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही है। नज़र लग जाएगी तुझे, अपनी नज़र उतरवा लेना। और तू एक गरीब ड्राइवर के चक्कर में पड़ रही है, एक से एक अमीर मिल जाएगा, बेवकूफ़ लड़की। हाँ, अमीर, गंजा और मोटा, मैंने हंसकर कहा, उल्लू के मुंह वाला। अरे मैं तो इसको ही अमीर कर दूंगी। बक मत कर, मैं पार्लर जा रही हूँ, कहती हुई मैं निकल गई। ठीक 5 बजे वो आ गया। पार्लर के गेट से गाड़ी के गेट तक का फासला मैंने कैसे तय किया, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। उसने गाड़ी का गेट खोला, मैं बैठी, मेरा दिल धड़क रहा था। आज वो मेरे इतने करीब था, उसको करीब से देखा, वो वाकई पुरकशिश था। उसके पास से परफ्यूम की अच्छी खुशबू आ रही थी और मैं उस खुशबू से मदहोश हुए जा रही थी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने अगबी आईने में देखा और कहा, चलें, कुछ लेना तो नहीं है? मैं खिलाफ तवक्का सवाल पर चौंक गई। नहीं, मैंने बैग आगे दिखाते हुए कहा, इसमें सब कुछ है। उसने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, मैं मुसलसल उसे ही तक रही थी। कितनी देर का रास्ता है? मैंने पूछा। मैं सब्र नहीं कर पा रही थी। 20 मिनट का है तकरीबन, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आप मिसेस मलिक के ड्राइवर हैं? मैंने पूछा। उसने अगबी आईने से मुझे घूरा, फिर संजीदगी से जवाब दिया, खानसामा हूँ जी।
ड्राइवर खाना बना रहा था इसलिए मैं आ गया। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मैं शर्मिंदा हो गई। माफ़ कीजिए, मजाक था। मैं ड्राइवर हूँ, उसने मुझे शर्मिंदा होते देखकर कहा। आप पार्लर का काम करती हैं? अब मैंने उसे घूरकर देखा तो वो झेंप कर मुस्कुराया। बेतुका सवाल, कभी कभी हो जाता है। हम दोनों की हंसी निकल गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, आपने खुशबू बहुत अच्छी लगाई है, कौन सी है? हम गरीबों के पास तो पसीने की बदबू होती है, उसने कहा। अमीरों से बदबू बर्दाश्त नहीं होती इसलिए गाड़ी में खुशबू छिड़कते हैं। मैं मुस्कुराई। हाँ, इनके अंदर कितनी ही बदबू क्यों ना हो। मिसेस मलिक का घर आ गया। मैं गाड़ी से उतरने लगी तो उसने सरगोशी में कहा, एक गुजारिश है आपसे, जल्द फारिग हो जाइएगा तो अच्छा है, मुझे कहीं जाना है। आपको वापस छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। ठीक है, मैंने मुस्कुराकर कहा, कोशिश करूँगी। मिसेस मलिक की भतीजी के अलावा 2 लड़कियां और भी थीं। इनका भी मैंने काम किया, मेकअप वगैरह किया। मिसेस मलिक ने मुझे पैसे दिए, फिर ड्राइवर को बुलाकर ब्यूटी पार्लर वापस छोड़ने का कहा। मैम, अब मैं सीधी घर जाऊंगी, मैंने कहा, देर बहुत हो गई है। ठीक है, मिसेस मलिक ने कहा, इसे घर छोड़ देना। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, आप खासी जल्दी फारिग हो गई, तंज कर रहे हैं आप मुझ पर? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। 2 लड़कियां और भी थीं, मुझे मालूम नहीं था इतनी देर हो जाएगी, सॉरी। मुझे किसी से मिलने जाना था, उसने कहा। मुझे देर हो गई। वैसे आपको किससे मिलने जाना था? बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। वो खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं शर्मिंदा हो गई। फिर उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसने मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखकर फिर रख दिया, रिसीव नहीं किया। रिसीव कर लीजिए ना, मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद आपकी बेगम का हो। उसने मुझे घूर कर देखा। मेरी अभी शादी नहीं हुई। ओह, मैं दिल में खुश हो गई। तो फैमिली के और लोग तो होंगे, माँ बाप बहन भाई, उनमें से किसी का होगा, आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं कराची में अकेला रहता हूँ, उसने कहा, और आप बराए मेहरबानी अपना एड्रेस तो बता दें। ओह सॉरी, कहकर मैंने अपना एड्रेस बताया। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। खाना वगैरह बनाने में परेशानी होती होगी आपको? मैं मुसलसल उससे सवाल किए जा रही थी। बना लेते हैं आप बोलती बहुत हैं, उसने कहा। 1 मिनट में आप कितने अल्फाज बोल लेती हैं? मैं खामोश हो गई। कुछ देर बाद वो बोला, सॉरी, मेरा मतलब था 3 टाइम का खाना ड्यूटी पर ही मिल जाता है, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसने आगे गाड़ी में देखते हुए कहा, और ये आपका घर आ गया। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, यही एड्रेस बताया था आपने? जी जी, यही गली है, मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा। फिर उतर कर कहा, आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं पूछ बैठी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, गाड़ी स्टार्ट की और कहा, मेरा नाम ड्राइवर है, और गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। मैं देखती रह गई। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर मरे कदमों से आगे बढ़ी। आगे गली में कोने पर अजमल उर्फ अज्जू खड़ा था। वो मुझे ही देख रहा था।